नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। और ये पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले पार्ट 1 हम इसका डिस्कस कर चुके हैं और ये हम इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम स्पेक्ट्रम। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है पहले पोर्तुगीज गवर्नर थे आपके इंडिया में। तो 1505 में जो पुर्तगाल के जो राजा थे, इनके द्वारा जो है गवर्नर भारत के लिए जो अपॉइंट किया गया और इनका जो टेन्योर था ये 3 साल का था। और इनको जो देखिए उन्होंने फोर्स भी प्रोवाइड की और उसके साथ साथ अदर सोर्सेज भी उनको प्रोवाइड किए ताकि ये जो है पोर्तुगीज के जो इंटरेस्ट है भारत में उनको प्रोटेक्ट कर सकें। और देखिए जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, तो उनको जो पुर्तगाल के राजा ने क्या कहा कि आपने क्या करना है, कंसोलिडेट करना है पोजीशन ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया, यानी कि जो पोजीशन है हमारी उसको और मजबूत जो है आपने भारत में करना है। और जो मुस्लिम जो ट्रेड है उसको आपने जो है डिस्ट्रॉय करना है बाय सीजिंग एडेन और मुजन मलक्का। और इनको ये भी एडवाइस किया कि आपने किलाबंदी भी करनी है अंजादीवा, कोचीन, कैनोर और किलवा की। लेकिन देखिए जब अल्मेडा जो भारत में आए तो इनको सबसे पहली जो अपोजिशन जो देखने को मिली वो जेमोरिन से देखने को मिली। उसके साथ साथ इनको मेमलुका सुल्तान जो थे इजिप्ट के, उनसे भी इनको थ्रेट थी। तो इनकरेज्ड बाय द मर्चेंट ऑफ वेनिस was Lucrative commerce was now at risk due to Portuguese interference. The Egyptian based a fleet in the Red Sea to stop the advance of Portuguese. तो इजिप्टी ने क्या कर दिया था कि इनके एडवांस को रोकने के लिए इजिप्टी ने भी जो है आपके जो है रेड सी में अपनी जो है फ्लीट जो है रेज कर ली थी। अब देखिए सीधी सी बात है कि दो रीजन इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट से होते हुए जो है ट्रेड होता था आपका, दूसरा पर्शिया से होते हुए था। तो प्रॉब्लम इजिप्ट को भी थी और पर्शिया को भी थी। और मेन इनका मोटिव यही था कि जो मुस्लिम जो मर्चेंट थे उनको हमने इलिमिनेट करना है। तो 1507 में क्या हुआ कि जो पोर्टुगीज के जो स्क्वाड्रन है या जो इनकी जो नेवी थी वो जो है आपकी हार गई इन नबल बैटल ऑफ द्यू। तो द्यू में नबल बैटल हुआ और इसमें जो कंबाइंड जो नेवीज थी इजिप्ट की और गुजरात जो नेवीज थी, इन्होंने क्या किया कि जो पोर्तुगीज की जो नेवी है उनको हरा दिया। और इसमें क्या हुआ था कि अल्मेडिया के सन को जो है मारे गए थे। तो देखिए जनरल जानकारी है, इतना डीपली वैसे लाइट में पूछते नहीं है, यूपीएससी में भी यहाँ से स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहली चीज आपने देखनी कि 1507 में जो कंबाइंड जो नेवीज थी आपकी इजिप्ट और गुजरात की, उन्होंने क्या किया था कि पोर्तुगीज की जो नेवी है उनको जो है हरा दिया था। ये भी देखिए उस टाइम गुजरात में भी नेवी थी, यहाँ से ये जो है पता लगता है। और अगले साल क्या हुआ कि अल्मेडिया ने जो है जो इनकी डिफीट थी, एवेंजलिस डिफीट बाय टोटली क्रशिंग द टू नेवीज, यानी कि जो दो जो नेवी थी इजिप्ट और गुजरात की, उनको टोटल क्रश करके इन्होंने क्या किया कि अपनी जो डिफीट थी उसको जो है उसका जो बदला लिया उन्होंने। एवेंज रिवेंज एक चीज बदला लिया उन्होंने। और देखिए अल्मेडिया का जो लॉन्ग टर्म जो विजन था वो ये था कि मैंने जो है पुर्तगाल को मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन बनाना है। जो हिंद महासागर है इसका मैंने मास्टर बनाना है पोर्तुगीज को या पुर्तगाल को। और देखिए जो महत्वपूर्ण है जो एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो अल्मेडिया के द्वारा जो है अडॉप्ट की गई थी पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी। तो अल्मेडिया की पॉलिसी को जाना जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी से और इसको कार्टेज सिस्टम भी बोला जाता है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टेज सिस्टम जो है किसका है, तो पुर्तगालियों का था ये। और बेसिकली ये जो इनके पहले जो गवर्नर थे इंडिया में फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया का था। तो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में इस तरह से 2-3 आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहला गवर्नर कौन सा था पुर्तगाल का भारत में, तो आपको फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया था। फिर थोड़ा सा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1507 में जो है कौन कौन सी नेवीज ने इनको हराया था, तो इजिप्ट और गुजरात की नेवीज ने पोर्तुगीज को हराया था। ये बात ध्यान रखना। पहला जो नोबल बैटल था ये अपना हार चुके थे और इसमें अल्मेडिया के जो बेटे थे वो मारे गए थे। और उसके बाद थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि जो ब्लू बैटर जो पॉलिसी है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया या पोर्तुगीज के द्वारा जो है अडॉप्ट की गई थी। तो ये देख लो, अब ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया के वर्ड्स हैं। एज लॉन्ग एज यू मे बी पावरफुल एट सी यू विल होल्ड इंडिया एज योर्स, एंड इफ यू डू नॉट पोजेस दिस पावर लिटिल विल अवेल यू ऑफ फोर्ट एस ऑन शोर। तो सीधी बात इनका ये मानना था कि भारत के ऊपर अगर आपने जो है राज करना है तो आपकी नेवी जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप जो है सी के ऊपर जो है पावरफुल होने चाहिए, समुद्र में जो है आप पावरफुल होने चाहिए। अब देखिए दूसरे जो इनके गवर्नर थे इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया के बाद ये आए एल्फोंसो डी एल्बुक्यूर्क्यू। तो थोड़ा सा ट्राई कर लेना इनका नाम बोलने का, एल्फोंसो डी एल्बुक्यूर्क्यू इनको बोलते हैं। तो जो एल्बुक्यूर्क्यू थे इन्होंने देखिए सक्सीड किया अल्मेडिया को एज अ पोर्चुगीज गवर्नर इंडिया। और देखिए जो रियल फाउंडर थे ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन द ईस्ट, ये जो है इनको जो है इस चीज का श्रेय जाता है आपके एल्फोंसो डी एल्बुक्यूर्क्यू को। और देखिए इनके द्वारा सिक्योर किया गया था पुर्तगाल को द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ऑफ द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन का जो एक्चुअल जो स्ट्रेटेजिक जो कंट्रोल था ये जो है इनके द्वारा जो सेटअप किया गया था। इनके द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर स्टेब्लिश किए गए थे बेसिस। और
ओवरलुक किया गया था ऑल द एंट्रेंसेस टू दी सी। तो सारे के सारे जो एंट्रेंसेस थे उनके ऊपर ये जो है एक नजर रखते थे और स्ट्रेटेजिक एक कंट्रोल इन्होंने इंडियन ओशन का अपने अंदर लिया था। इसके साथ साथ देखिए कुछ एक पोर्तुगीज के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो आपके ईस्ट अफ्रीका में भी थे, रेड सी में भी थे आपके, और एट ऑरमूज, मालाबर एंड मलक्का। और देखिए पोर्तुगीज जो थे, पुर्तगाली जो थे, एल्बर्क्यूक्यू जब गवर्नर रहे, तो इनके द्वारा देखिए परमिट सिस्टम जो है शुरू किया गया था अदर शिप्स के लिए, जो दूसरी जो समुद्री जहाज होते थे दूसरे ट्रेडर्स के, दूसरे व्यापारियों के, उनके लिए इन्होंने एक परमिट सिस्टम जो है शुरू किया था। और इससे क्या हुआ कि इन्होंने एक कंट्रोल जो है ओवर मेजर शिप बिल्डिंग जो सेंटर थी इन द रीजन, उसके ऊपर भी जो है इन्होंने जो सेटअप किया। तो मतलब जिनके पास आपका पोर्तुगीज परमिट था, परमिट सिस्टम ने शुरू कर दिया था, इसे जो लोकल जो रूलर्स थे उनके साथ भी इनकी कन्फ्लिक्ट हुई थी इस चीज को लेके। अब देखिए शिप बिल्डिंग में देखिए सक्सीड इसलिए करके क्योंकि कुछ एक अदर जो रीजन थे आपके, गुल्फ और रेड सी, यहाँ पर जो है टिम्बर टिम्बर देखिए इमारती लकड़ी को बोलते हैं, तो टिम्बर जो है आपका जो है शिप बिल्डिंग के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, जबकि पुर्तगाल की जो कॉलोनीज थी इनके पास टिम्बर भी अवेलेबल था। तो शिप बिल्डिंग में भी देखिए इन्होंने जो है अपना जो है कंट्रोल एक जो है सेटअप किया। इसके साथ साथ इनके टेन्योर की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो यह है कि इनके द्वारा जो है गोवा को एक्वायर्ड किया गया था फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पुर्तगालियों के इतिहास में कि 1510 में इन्होंने जो है गोवा को जो है एक्वायर्ड किया था फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। ये जो गोवा जो था उस दौरान ये जो सुल्तान ऑफ बीजापुर है इनका एक जो प्रिंसिपल जो है आपका ये पोर्ट था, महत्वपूर्ण जो है ये आपका जो है पोर्ट को क्या बोलते हैं, समुद्री बंदरगाह था ये। और इसके बाद देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद जो है पहली बार किसी यूरोपियंस के द्वारा जो है इस तरह की कोई इंपॉर्टेंट इंडियन टेरिटरी अपने अंदर जो है की गई थी। और देखिए इनके टेन्योर का एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जहां जहां भी इनका जो रूल था वहां पर इन्होंने सती प्रथा को जो है अबॉलिश किया था। तो देखिए ऐसे हम जनरली पढ़ते हैं कि 1829 में सती प्रथा को जो है आपके बंगाल सती रेगुलेशन से भारत में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंद किया था। लेकिन जहां जहां पर पोर्तुगीज, देखिए पोर्तुगीज का जो रूल था वो लिमिटेड टेरिटरी में था, तो जहां पर भी इनका रूल था वो उन एरिया में इन्होंने भी जो है सती प्रथा को जो आपके बंद किया था। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो एल्बर्क्यूक्यू के टाइम का है, तो जो भी देखिए पुर्तगाली जो लोग जो भारत में काम करने के लिए आते थे, तो और यहाँ भारत में ही रहते थे, उनको ये देखिए इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे कि आपने जो है लोकल जो लड़कियां हैं उनसे शादियां करनी है, आपकी जो बीवी हैं वो जो आपकी लोकल होनी चाहिए। इसके साथ साथ देखिए गोवा और प्रोविंस जो थे कुछ एक नॉर्थ में यहाँ के, इन यहाँ पर इनके द्वारा देखिए अपने आप को विलेज लैंडलॉर्ड्स के रूप में भी जो है सेटअप किया गया था। और यहाँ पर इनके द्वारा रोड्स और इरिगेशन वर्क जो भी सिंचाई के कार्य होते हैं ये भी किए गए थे। इसके साथ साथ देखिए पोर्तुगीज के जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है भारत के लिए, इनके द्वारा जो है क्रॉप्स लाइक तंबाकू एंड कैश्यू नट जो है भारत में इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ये भी आपने ध्यान रखना, तंबाकू से रिलेटेड देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तंबाकू भारत में किन के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया है। आज तंबाकू जो है पुर्तगालियों के द्वारा हमारी कंट्री में जो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके साथ कैश्यू नट, कैश्यू नट आई थिंक काजू को बोलते हैं ना, हाँ, तो जो कैश्यू नट है ये भी इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके साथ साथ कुछ एक बेटर प्लांटेशन वैरायटी ऑफ कोकोनट भी इनके द्वारा जो इंट्रोड्यूस की गई थी। और देखिए पहले ऐसा होता था कि कोकोनट से भी आपकी रस्सियां वगैरह बनाई जाती थी, कोय रिगिंग और कॉर्डेज वगैरह। आजकल तो चलो काफी ज्यादा सिंथेटिक जो है फाइबर्स आ गए हैं, लेकिन उस दौरान कोकोनट का जो है काफी ज्यादा यूज किया जाता था। इस तरह से जो रेशा जो था कोकोनट का, इससे इस तरह से रस्सियां वगैरह जो उस दौरान बनाई जाती थी। इसके साथ देखिए पुर्तगालियों ने क्या किया, कुछ एक जो सिटीज थी गोवा और कोचिन, यहाँ पर ये आर्टिशन और मास्टर क्राफ्टमैन के रूप में भी जो है सेटअप हुए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने व्यापार किया, कई जगह ये आर्टिशंस के रूप में भी जो है सेटल हुए, और कई जगह ये मास्टर क्राफ्ट्समैन भी थे आपके। और देखिए बहुत सारे पुर्तगाली यहीं पर ही सेटल सेटल हो गए, और जो भी इनकी नई सेटलमेंट्स थी इनको ये अपने घर की तरह दिखते थे, और कुछ एक ने तो ऐसा भी पुर्तगाल भी जो है लेफ्ट कर दिया था। तो देखिए आप स्क्रीन के ऊपर एक मैप देख सकते हैं, तो पोर्तुगीज के द्वारा देखिए सूरत हो गया आपका, फिर दमन, नगर हवेली, फिर सिलस्टे, फिर देखिए काफी ज्यादा गोवा इनके अंदर था, मैंगलोर, कैनोर हो गया, कैलिकट, कोचीन। तो ये जो वेस्टर्न जो कोस्ट थी हमारी कोंकण और मालाबार, देखिए मालाबार जो कोस्ट है ये आपके केरला वाले रीजन में जो कोस्ट है इसको मालाबार बोलते हैं, और गुजरात से लेके महाराष्ट्र और गोवा तक जो कोस्ट होती है उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। ये अलग से मैप में आपको दिखा दूंगा। ये साथ साथ टूटिकोन, नागापट्टनम, फिर आपका मेलापोर, पुलिगट, मसूलीपट्टनम, फिर बालासोर, पिपली, टेमलुक, चित्तगोंग, यहाँ तक देखिए पोर्तुगीज ने अपनी जो है सेटलमेंट जो सेटअप की थी। क्योंकि शुरुआत में देखिए ये अकेले ही थे, दूसरे जो आपके यूरोपियंस उनकी एंट्री से पहले
जो है ये अकेले थे और काफी लंबा समय जो इनके पास था भारत में ये सेटअप करने के लिए। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कोंकण जो कोस्ट है आपकी ना, यहाँ गुजरात से हल्का सा थोड़ा सा गुजरात का पोर्शन कवर होता है इसमें, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, ठीक है। और मालाबार आपकी देखिए पूरी पूरी केरला में है, केरला की जो कोस्ट है ना, और ये वेस्टर्न कोस्ट है ये इंडिया की, जी। ठीक है जी। और देखिए जो कोरमंडल कोस्ट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पढ़ेंगे इसके बारे में, हिस्ट्री में वर्ड्स आते रहते हैं बार बार। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये आपको कोस्ट देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ नॉर्थ सिरसार भी आपके इंपॉर्टेंट कोस्ट है, जो कि आपकी आंध्र प्रदेश ओडिशा को कवर करती है। इसके साथ साथ आप देखना उत्कल प्लेन्स आपके उड़ीसा को कवर करते हैं, और हल्का सा आंध्र प्रदेश को भी ये कवर करते हैं। तो ये चीजें आपने थोड़ी सी मेमोराइज कर लेनी इनको। तो देखिए थर्ड गवर्नर जो थे पुर्तगालियों के भारत में, दैट इज नीनो डा कुन्हा। तो नीनो डा कुन्हा जो थे, इनके द्वारा देखिए गवर्नर ऑफ पुर्तगाल के रूप में जो है नवंबर 1529 में जो ऑफिस एज्यूम किया गया। और लगभग 1 साल के बाद ही इन्होंने क्या किया कि जो पोर्टुगीज गवर्नमेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर है उसको इन्होंने कोच्चि से गोवा मूव कर दिया। तो देखिए इससे पहले जो कोच्चि में इनका हेडक्वार्टर था, तो गोवा को जो हेडक्वार्टर जो है मूव इन्होंने किया था। तो इनके टेन्योर की ये महत्वपूर्ण चीज है कि कोच्चि टू गोवा जो है पुर्तगालियों का जो हेडक्वार्टर है, ये नीनो डा कुन्हा ने जो शिफ्ट किया था। और देखिए बहादुर शाह थे आपके गुजरात के रूलर, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन पर्सपेक्टिव में, कि जो बहादुर शाह थे गुजरात के रूलर, इनकी देखिए जब कंफ्लिक्ट हुई मुगल एम्पर हुमायूं के साथ, तो इन्होंने जो है पुर्तगालियों की जो हेल्प मांगी थी। और इसके बदले 1534 में इन्होंने क्या किया, आइलैंड ऑफ बेसिन जो है, और इसकी जो डिपेंडेंसीज थी और जो रिवेन्यूज के साथ जो है इसका जो है ये जो पुर्तगालियों को दे दिया। तो आइलैंड ऑफ बेसिन भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। तो ये आप देखिए मैप देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है, और ये नीचे आप श्रीलंका देख सकते हैं। श्रीलंका और इंडिया के बीच हम देखना पार्क स्टेट है। थोड़ा मैं आपकी ज्योग्राफी भी साथ साथ में कवर करा देता हूँ, ताकि आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। और गुल्फ ऑफ मन्नार भी है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, है ना, जो हाँ, जो गल्फ ऑफ मन्नार है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो डीपली हम चीजों को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपके मुंबई के साथ ये आइलैंड ऑफ बेसिन है। तो इसको जो है इनके द्वारा जो है गुजरात के जो रूलर थे बहादुर शाह, इन्होंने जो है पुर्तगालियों को दिए जो है दे दिया था इनकी हेल्प को सिक्योर करने के लिए, किसके अगेंस्ट, मुगल एम्पर हुमायूं के अगेंस्ट। तो देखिए मैप, करंट मैप से मैंने ये गूगल मैप से लिया हुआ है फोटो। तो ये बेसिन बीच है, यहाँ पर मैंने सर्च किया हुआ। तो यहाँ पर जैसे ये जो है आपका आइलैंड है। तो देखिए इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो बहादुर शाह थे गुजरात के, इन्होंने इनको प्रॉमिस ये भी कर दिया था कि मैं आपको जो है एक बेस जो है दीव में दे दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि बाद में जो बहादुर शाह की जो रिलेशन है, जो संबंध है, ये पुर्तगालियों के साथ जो है थोड़े खराब हो गए। शोर ऐसे इकट्ठा होता है, लेकिन यहाँ पर हम खराब लेंगे कि इनके जो रिलेशन है पुर्तगालियों के साथ ये खराब हो गए। क्यों, इसका कारण ये था कि जो हुमायूं थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था गुजरात से 1536 में। तो हुमायूं ने विड्रॉ कर लिया 1536 में। बाद में अब बहादुर शाह को पुर्तगालियों की जरूरत नहीं रही, तो इनके साथ इनके रिलेशन थोड़े से उसके बाद क्या हुए कि थोड़े से खराब भी हुए। और देखिए क्या हुआ कि जो आपके इनहेबिटेंट्स थे टाउन के दीव में, जो इन्होंने इनको प्रॉमिस किया था बेस, यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जो लोकल जो लोग थे ये पुर्तगालियों के साथ जो लड़ना शुरू हो गए। तो बहादुर शाह ने क्या किया कि कोशिश ये की कि एक वॉल जो है हमने रेज कर देनी है यहाँ पर पार्टीशन की, मतलब हमारे और आपके एरिया के बीच में एक पार्टीशन की जो है एक वॉल होनी चाहिए। तो इसको देखिए पुर्तगालीज ने जो है अपोज किया। और ये अब सीधी सी बात है, जब पुर्तगालियों ने इसका अपोजिशन की और पुर्तगालियों ने इनके साथ जो है नेगोशिएशन वार्तालाप करना शुरू की, तो इस दौरान इन्होंने क्या किया, देखिए पुर्तगालीज भी काफी ज्यादा चलाक थे। इन्होंने नेगोशिएशन शुरू की इनके साथ, गुजरात के रूलर बहादुर शाह के साथ, और उनको बुला लिया कि आप जो है देखिए पुर्तगालियों की किसी शिप में इन्होंने इनको बुलाया और वहां पर इनको इन्होंने मार दिया। तो देखिए इस तरह के कार्य भी जो यूरोपियन ने जो है किए थे, कि वार्तालाप के लिए किसी इंडियन रूलर को बुलाया, और शिप में इन्होंने बुलाया था जनरल इनको समुद्री जहाज में, तो वहां पर इनका जो इन्होंने वध कर दिया। और देखिए इसके साथ साथ जो निनो डा कुन्हा थे, इनके द्वारा जो है पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए क्या किया कि इन्होंने बहुत सारे पोर्टुगीज नेशनल्स को जो है भारत में जो है या बंगाल में जो सेटल इनके द्वारा किया गया, और हुगली को जो है बंगाल में जो है इनके द्वारा जो है अपना हेडक्वार्टर बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो वेस्टर्न कोस्ट में थे पुर्तगाली, आपके ईस्टर्न कोस्ट अप टू बंगाल, और हुगली में जो है बंगाल में जो है आपके पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर था। और हुगली इनका जो है आपका सेंटर ऑफ पायरेसी भी था। और पायरेसी जो समुद्री डकैती है, इसका कंसेप्ट भी जो पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस किया था। अब देखिए फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या रही देखिए पुर्तगालियों के लिए। पहली फेवरेबल कंडीशन तो यही है, अगर आपको एग्जामिनेशन मेंस में अगर लिखने को आ जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि आपने बोलना कि पहले यूरोपियन थे ये जो भारत में आए थे, और दूसरे जो यूरोपियन थे उनको समुद्री रास्ता तब तक पता नहीं था, और दूसरे जो आए डच वो काफी लेट आए, लगभग 100 सालों के बाद आए 1596 में।
तो पहली फेवरेबल कंडीशन तो यही थी कि अदर जो राइवलरीज थे, यूरोपियन राइवलरीज थी, वो तब तक नहीं थे शुरुआत में। उसके साथ साथ देखिए गुजरात के एक स्ट्रॉन्ग रूलर मोहम्मद बेघारा को छोड़ के जो है 1458 से 1511 तक इनका जो है आपका जीवन रहा। तो मोहम्मद बेघरा को छोड़ के जो है कोई भी जो रूलर थे उस दौरान आपके वेस्टर्न कोस्ट में वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। और जो नॉर्थन जो पार्ट था, ये देखिए सारी वेस्टर्न कोस्ट में बात चली हुई है, या नॉर्थन पार्ट आपने हिमाचल उत्तराखंड में नहीं आ जाना। जो वेस्टर्न जो कोस्ट है उसी के नॉर्थन पार्ट की बात चली हुई है कि काफी ज्यादा डिवाइडेड था ये स्मॉल स्मॉल पावर्स की वजह से, काफी छोटे छोटे जो किंगडम थे। इसके साथ डेक्कन में भी जो उस दौरान बहामनी जो किंगडम था, वो भी देखिए छोटे छोटे किंगडम में जो है उस दौरान जो टूट रहा था। और देखिए सबसे बड़ी इनकी एडवांटेज ये थी कि जितनी स्ट्रॉन्ग नेवी आपके पुर्तगालियों के पास उस दौरान थी, ऐसी स्ट्रॉन्ग नेवी भारत के किसी भी रूलर के पास नहीं थी, इवन मुगल्स के पास भी नहीं थी। और भारतीय जो रूलर थे वो स्ट्रॉन्ग नेवी रखने के बारे में सोचते नहीं थे। तो देखिए दिया गया इसमें कि नन ऑफ द पावर्स हैड नेवी वर्थ ऑफ इट्स नेम, और कोई भी ऐसा सोचते नहीं थे कि हमने इस तरह की जो है नवल स्ट्रेंथ जो डेवलप करनी है। और देखिए फार ईस्ट में जो है जो चीन जो था, वहां पर देखिए यहाँ के चाइनीज एम्पर जो थे उनकी एक डिक्री थी, एक फरमान था कि और जो उस फरमान के तहत इन्होंने जो चाइनीज जो शिप थी उनकी जो नेविगेशनल जो रीच है उसको जो है घटा रखा था। यानी कि वो भारत की तरफ जो है नहीं आ सकती थी, क्योंकि वहां के राजा की जो इस तरह इसके रिगार्डिंग जो डिक्री थी, उन्होंने नेविगेशन रीच ही लिमिटेड कर दी थी वहां की। और देखिए अगर हम बात करें अरब मर्चेंट्स और शिप ओनर्स की, जो कि उस दौरान जो है आपके पुर्तगालियों से आने से पहले जो है जो इंडियन ओशन ट्रेड था, हिंद महासागर का जो व्यापार था, इसको डोमिनेट करते थे। इनकी भी जो देखिए शिप्स थी, ये भी मतलब कोई मैच नहीं है पुर्तगालियों के साथ। एज वेल एज जो नेवी थी पुर्तगालियों के साथ कोई इनका मैच नहीं है। और जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिटी थी पुर्तगालियों की, वो भी जो है काफी जो है शानदार थी। और इसके साथ देखिए जो पुर्तगालियों की जो शिप थी, उनमें उसमें कैनन्स होते थे प्लेस्ड ऑन देयर शिप्स, यानी कि तोपें तक रखी होती थी उन्होंने अपनी शिप्स में, अपने समुद्री जहाजों में। अब देखिए पोर्तुगीज स्टेट की अगर हम बात करें तो जनरल टेंडेंसी देखिए ये रहती है कि अंडर एस्टिमेट किया जाता है पोर्तुगीज होल्ड इन इंडिया, क्योंकि ज्यादातर ब्रिटिशर्स का ही पढ़ते हैं। पर ऐसा नहीं है, जो स्टेट जो थी पोर्तुगीज की इन इंडिया, ये देखिए काफी लार्जर एलिमेंट है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। जितना इसको क्रेडिट दिया जाता है उससे भी कहीं ज्यादा है। और देखिए बहुत सारे जो कोस्टल पार्ट थे भारत के, वो इनके देखिए पुर्तगालीज जैसे ही भारत में है उसके 50 सालों के अंदर जो है वास्को डी गामा के अराइवल के लगभग 50 सालों के अंदर बहुत सारे हमारे कोस्टल पार्ट्स जो है इनके अंडर आ चुके थे। तो यहीं से पता लग जाता है कि मतलब काफी ये जो है स्ट्रांग थे, और काफी स्ट्रांग इनकी नेवी थी उस दौरान। और देखिए अगर हम गोवा में ही बात करें तो लगभग सम 60 मील्स के आसपास जो है कोस्ट राउंड गोवा जो है इनके द्वारा जो है आपकी कैप्चर कर दी गई थी। और वेस्ट कोस्ट में अगर बात करें तो मुंबई टू दमन एंड दीव, और कुछ एक एप्रोच टू गुजरात तक ये इन्होंने जो है आपकी कैप्चर कर लिए थे। और कंट्रोल करते थे नैरो ट्रैक्ट। नैरो होता है आपका पतला, तो काफी मतलब पतला ट्रैक्ट भी, फोर जो इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स थे वो सारे अंडर टाउन और विलेज इन्होंने अपने अंदर जो है कर लिए थे। और साउथ में भी देखिए अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो काफी ज्यादा जो है चेन ऑफ सी पोर्ट और फोर्ट्रेसेस जो है ये जो है यहाँ पर जो है इन्होंने बना ली थी, जिसमें आपके ट्रेडिंग पोस्ट लाइक बेंगलोर है, कन्नौर है, कोचीन है, और कैलिकट है। और देखिए इसमें ये भी बता रहे हैं कि इनकी जो पावर है ये मालाबर में कंसोलिडेटेड नहीं थी। कंसोलिडेटेड का मतलब है इकट्ठा नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी इनफ थी कि इनका जो है कि इन्फ्लुएंस था उस रीजन के ऊपर और लोकल रूलर्स के ऊपर, जो कि आपके कंट्रोल करते थे स्पाइस ग्रोइंग लैंड। यानी कि मालाबर में भी उतनी कंसोलिडेटेड नहीं थी, लेकिन जो रूलर थे वहाँ के, उनके ऊपर ये जो है इनका जो इन्फ्लुएंस था। और मालाबर देखिए इंपॉर्टेंट सेंटर था आपका स्पाइस ट्रेड का, मसालों का जो लैंड था, ये इसका ये इंपॉर्टेंट सेंटर था आपका। देखिए इंपॉर्टेंट ये मैप देखिए, पहले जो ट्रेड रूट थे ये यहाँ से थे सारे के सारे। या तो फिर लैंड रूट इनको पर्शिया से फॉलो करना पड़ता था, या तो फिर इजिप्ट से होते हुए आना पड़ता था, रेड सी से होते हुए, या तो फिर ये पर्शियन गुल्फ से होते हुए आते थे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। तो जो भी थे ये यहाँ पर अरब मुस्लिम इंटरमीडिएट्स थे आपके, अरब मुस्लिम स्टेटर्स थे। तो इसलिए यूरोपियंस को लगा कि एक अलग सा रास्ता हमें चाहिए, समुद्र रूट चाहिए, तो इसलिए ये यहाँ से केप होप से होते हुए यहाँ से आए थे ये। तो यहाँ तक गए थे देखिए आप ये, फिर उसके बाद यहाँ से आए थे, ईस्टर्न कोस्ट जो है यहाँ की अफ्रीका की, यहाँ पर ये आए थे, और इसके बाद ये कैलिकट कोझिकोड में पहुंचे थे ये। तो देखिए इसके साथ देखिए पुर्तगालियों के द्वारा फर्दर कुछ मिलिट्री पोस्ट और सेटलमेंट्स अपनी सेटअप की गई थी ईस्टर्न कोस्ट में। इसमें सैंथोम चेन्नई के पास, इन चेन्नई और नागापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। और देखिए 16वीं शताब्दी के अंत तक, यानी 16वीं शताब्दी आपका हो जाएगा अभी अंत में, यानी कि 1501 से 1600 तक जो है हमारी जो है 16वीं शताब्दी रहेगी। तो 16वीं शताब्दी के अंत तक जो है एक काफ़ी वेल्थी सेटलमेंट जो है इनके द्वारा जो है ग्रोन कर ली थी एट हुगली इन वेस्ट बंगाल। और हुगली इनका देखिए सेंटर ऑफ पायरेसी भी था।
और देखिए एनवॉयज़ और एम्बेसडर जो है ये एक्सचेंज करते थे, तो जो राजदूत जो होते थे ये भी इनका जो एक्सचेंज करते थे गोवा और मेजर किंगडम जो थे इंडिया में एट द टाइम। तो देखिए गोवा अब यहाँ पर यूज़ किया जाएगा क्योंकि हेडक्वार्टर था पोर्तुगीज़ का, तो गोवा यहाँ पर लिखा गया, यानी कि पुर्तगाली जो है बहुत सारे मेजर किंगडम्स के साथ क्या करते थे, अपने राजदूत भी जो है एक्सचेंज करते थे। और देखिए ट्रीटीज़ जो है आपकी साइन हुई थी बिटवीन गोवा एंड दक्कन सुल्तान इन 1570। तो 1570 में काफ़ी संधियाँ भी आपकी इन्होंने साइन की थी डेक्कन सुल्तान के साथ, और इन संधियों को ये जो है रिन्यूड भी करते थे जब तक इनका जो किंगडम जो है भारत में रहा। और देखिए पोर्टुगीज़ का जो है मतलब हर इसमें जो है इनका सक्सेसिव जो बैटल जो रहते थे उसमें इनका जो जैसे रोल रहता था, जैसे कि फॉर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन विजयनगर एंड दक्कन सुल्तान्स, बिटवीन दक्कन एंड मुगल्स एंड बिटवीन मुगल्स एंड दी मराठास, यानी कि अब जो लोकल जो अब हमारी जो भारत की जो पॉलिटिक्स थी जो सक्सेसिव जो बैटल्स होते थे, युद्ध होते थे, उसमें जो है बैलेंस ऑफ पावर का ये जो काम करते थे, चाहे विजयनगर और दक्कन सुल्तान्स के बीच में, चाहे दक्कन और मुगल्स के बीच में, या मुगल या मराठास के बीच में। तो देखिए ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये पहले थे जो पहले यूरोपियन से जो भारत में आए, लेकिन लास्ट भी थी जिन्होंने भारत को जो है लीव किया, यानी कि आने वाले भी पहले थे और जाने वाले भी जो है ये सबसे लास्ट में थे, यानी कि आए सबसे पहले और गए सबसे लास्ट में। और 1961 में जब हमारी गवर्नमेंट के द्वारा गोवा दमन एंड दीव को कैप्चर किया, इससे पहले तक जो है ये आपके भारत में रहे, तो ऑपरेशन विजय हुआ 1961 में, जिसको मिलिट्री ऑफ इंडिया ने जो है लीड किया, जिसमें कैप्चर किया गया गोवा दमन एंड दीव और एनजे दीवा आइलैंड्स को भी जो है कैप्चर किया गया। तो एनजे दीवा आइलैंड्स भी तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, मैं भी आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे जो आपका एनजे दीवा जो आइलैंड्स रहेगा आपके वेस्टर्न कोस्ट में, कर्नाटक के साथ ही छोटा सा आइलैंड। तो देखिए अगर हम इनके प्रशासन की बात करते हैं पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया की, तो देखिए इनका हेड जो है एडमिनिस्ट्रेशन का वाइसराय या गवर्नर होता था, जो कि सर्व करता था 3 ईयर्स के लिए, और इसके साथ साथ इनका एक सेक्रेटरी भी होता था, और लेटर ईयर्स में इन्होंने एक काउंसिल आपकी सेट की थी। और नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस स्कीम आता है आपका वेडो डी फेजेंडा। तो देखिए जो नाम है ये आपने ध्यान रखना, वेडो डी फेजेंडा जो है एक इनका ऑफिसर होते थे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे फॉर वेन्यूज एंड कार्गोज एंड डिस्पैच ऑफ फ्लीट्स। तो राजस्व के लिए भी है, और कार्गो जो भी माल वगैरह लेके जाते थे ये, और जो भी डिस्पैचेस जो कंपनी के लगते थे इनके फ्लीट्स के, उस सब चीज़ों के लिए आपके वेडो दी फेजेंडा करके इनका जो है एक ऑफिस था, ये रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो ये चीज़ ऐसी है जो काफ़ी डीपली है, और मतलब ये याद भी नहीं रहती है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है। तो इस तरह का इनका एडमिनिस्ट्रेशन था भारत में। नेक्स्ट देखिए हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द पोर्टुगीज। तो पुर्तगालियों की जो धार्मिक जो नीति थी वो किस तरह की थी। तो देखिए नॉर्थ अफ्रीका में अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ अफ्रीका में जो मूर्स थे ये इनके काफ़ी मतलब आप बोल सकते हैं कट्टर जो है दुश्मन थे पुर्तगालियों के। इसी तरह से अरब जो थे, अरब जो मुस्लिम थे, अरब जो कंट्रीज सऊदी अरेबिया होगी आपकी, ईरान इराक वगैरह जो आपकी सऊदी अरेबिया जो अरब जो कंट्रीज़ हैं, कुवैत बहरीन वगैरह, यमन ओमान वगैरह, इनको अरब कंट्रीज हम बोलते हैं। तो अरब जो कंट्री थे ये भी इनके जो है आपके एनिमीज़ थे। इसके साथ देखिए जैसे ये आपके ईस्ट में आए तो पोर्टुगीज, देखिए पोर्टुगीज में एक चीज़ ये थी कि ये क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट करने की एक जो है एक जील अपने में रखते थे, एक उत्साह उसमें रखते थे कि हमने जो है क्रिश्चियन धर्म को जो है प्रमोट करना है और परसिक्यूट करना है हमने मुस्लिम्स का, यानी कि मुस्लिम्स का उत्पीड़न करना है, और कृष्ण धर्म को जो हमने क्या करना है, हमने प्रमोट इसका करना है, इसका जो हमने प्रमोट आप उसके इसको हमने जो है क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनटॉलरेंट थे तुम्हारी मुस्लिम्स, यानी कि मुस्लिम्स के प्रति जो है ये जो है इनटॉलरेंट थे। देखिए शुरुआत में पोर्तुगीज जो है आपके हिंदू धर्म के प्रति एक टॉलरेंट रहे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है इनके द्वारा जो है इंट्रोडक्शन कर दी गई इंक्विजिशन इन गोवा, और देर वाज अ चेंज हिंदूज पर ऑल्सो प्रोसिक्यूट। और इसके बाद जब इन्होंने इंक्विजिशन जो है गोवा में इंट्रोड्यूस की, तो इसके बाद इन्होंने हिंदूज को भी जो है प्रोसिक्यूट करना जो आपके शुरू किया। लेकिन इस तरह के इंटॉलरेंट बिहेवियर के बावजूद भी देखिए क्या थे, इनकी देखिए एक गुड इंप्रेशन थी इन द कोर्ट ऑफ अकबर, क्योंकि अकबर देखिए आपने ध्यान रखना मुगल एम्परर्स में अकबर एक ऐसे बादशाह थे जो कि थियोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते थे। थियोलॉजी होगी आपकी स्टडी ऑफ रिलीजन, तो धर्म की मतलब ये जो है स्टडी करने में जो काफ़ी इंटरेस्टेड जो अकबर रहते थे, इसलिए इनकी जो है मुगल एम्परर अकबर के साथ जो एक अच्छी रिलेशन इनकी रहती थी। थोड़ा सा देखिए आपको ये बताना चाहिए कि कौन कौन से मुगल एम्परर्स हमारे रहे, तो इसके लिए देखिए एक आपकी ट्रिक भी है कि बाबर ने कहा हुआ यूं कि एक बार जहांगीर जहां औरंगाबाद में बहादुर बन रहे थे, अंदर शहर में अहमद शाह गिर पड़े, अलार्म लगाकर फिर अकबर सफ़र पर निकले। तो वो सबसे पहले आपके पास बाबर आएंगे, बाबर बाद हुमायूं, फिर एक बार से आप अकबर याद रख सकते हैं, फिर जहांगीर, फिर आपके शाहजहाँ, फिर औरंगज़ेब, फिर बहादुर शाह, फिर आपके जंदर शाह थे, फिर फरुखशाह थे। फरुखशाह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक फरमान जारी किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसको मेगना कार्टा भी बोला जाता है उनका।
और उसके बाद मोहम्मद शाह आपके, फिर अहमद शाह, फिर मोहम्मद आलम आलमगीर, शाह आलम, अकबर सेकंड और बहादुर शाह जफर। और इंपॉर्टेंट जो रूल रही है बाबर है, बाबर ने जो है सेटअप किया था आपका मुगल रूल इन इंडिया 1526 से 1530 तक इनका टेन्योर अभी। हुमायूं 1530 से 40, फिर 1555 से 56, फिर अकबर 1556 से 1605, फिर जहांगीर 1605 से 27, शाहजहां 1628 से 58 और औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहे। तो इनका थोड़ा सा हम ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आपके जो है औरंगजेब के बाद आपके थे बहादुर शाह वन, इनको जो है मुआजम या शाह आलम सेकंड फर्स्ट भी बोला जाता है, 1707 से 12 तक इनका टेन्योर भी है। फिर जंदर शाह 1712 से 13, फिर शाह 1713 से 19। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने फरमान जारी किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये आगामी लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर राफ़ी उल दर्जत थे 1719 में, फिर राफ़ी उल दौलत थे 1719। मोहम्मद शाह, इनको रंगीला भी बोला जाता है, मोहम्मद शाह को ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मेरे एग्जामिनेशन में, तो 1720 से 24 तक इनका जो टाइम था। फिर अहमद शाह बहादुर 1748 से 54, आलमगीर सेकंड 1759 तक, शाहजहां थर्ड आपके 1759 से 60, शाह आलम सेकंड 1760 से 1806 तक रहे। उसके बाद अकबर शाह 1806 से 37, और बहादुर शाह जफर इनको बोला जाता है 1837 से 57, लास्ट मुगल एम्पर थी ये। बाद में 1857 के विद्रोह के बाद ये इनको जो है रंगून में को जो है निकाल दिया गया था, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी म्यांमार में, और इनकी टॉम्ब भी आपको रंगून में देखने को मिलेगी म्यांमार में। अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी सितंबर 1579 में हुई। तो अकबर जी अब थियोलॉजी के इंटरेस्टेड थे, तो धर्म वगैरह की स्टडी करने में, अलग अलग धर्मों को स्टडी करने में वो इंटरेस्टेड रखते थे। तो अकबर ने क्या कर दिया कि एक लेटर जो फॉरवर्ड कर दिया अथॉरिटीज एट गोवा। तो गोवा में कौन अथॉरिटीज हमारी पुर्तगालीज, तो पोर्तुगीज को एक लेटर भेज दिया और उनको रिक्वेस्ट कर दी कि आप जो है 2 लर्न प्रिस्ट अपने भेजिए, जो भी आपके लर्न पुजारी हैं, प्रिस्ट हैं, उनको आप भेजिए। और अब जो चर्च जो अथॉरिटीज़ थी देखिए गोवा में, वो काफ़ी खुश हो गए कि अब देखिए मेन ये था कि जो आपके पुर्तगालीज थे ये क्रिश्चियन धर्म को आपके फैलाना चाहते थे, प्रमोट करना चाहते थे, और मुस्लिम्स की तो ये मतलब पसंद नहीं करते, इंटॉलरेंट उनको तो बात, और क्या बोलते हैं ये जो है मुस्लिम धर्म को पसंद नहीं करते, उनको उत्पीड़न भी ये करते थे। तो जब इनके पास ये अकबर का लेटर आया तो इन्होंने सोचा कि एक काफ़ी अच्छा मौका है कि हम अकबर को क्या कर सकते हैं, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन धर्म का प्रसार करते थे, और ये जो है धर्म परिवर्तन भी जो है कराते थे ये। तो इन्होंने देखिए ईगली जो ये जो लेटर है इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया। और जोशिट फादर जो थे चर्च के जो हेड होते हैं इनके द्वारा देखिए रोडोल्फो एक्विवा और एंटोनियो मोन्सेरेट को जो है सिलेक्ट किया इस पर्पज़ के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अकबर की इन्विटेशन के ऊपर दो इनको जो इन्होंने सिलेक्ट किया पुर्तगालियों के द्वारा, दैट इज रोडोल्फो एक्विवा एंड एंटोनियो मोन्सेरेट को इन्होंने सिलेक्ट किया था। तो ये चीज़ आपसे एग्जामिनेशन पूछी जा सकती है कि पहले जो इन्विटेशन जो अकबर ने भेजा था पुर्तगालीज को कि आप लर्न प्रिस्ट भेजिए, तो उसमें किन किन को भेजा गया था, तो ये रोडोल्फो एक्विवा और एंटोनियो मोन्सेरेट को जिनके द्वारा जो भेजा गया था। और देखिए फतेहपुर सिकरी में जो है अकबर ने भेजा था क्या? मतलब पुर्तगालियों ने भेजा था अकबर के दरबार में फतेहपुर सिकरी में। पुर्तगालियों ने भेजा था, ओके ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी में देखिए 28 फरवरी 1580 में ये पहुंचे। तो इनको देखिए बिल्कुल ऑनर के साथ इनको जो रिसीव किया गया। अब देखिए थोड़ा सा मैंने और आपके लिए थोड़ा डीपली बनाया हुआ है, थोड़ा सा आपको बताना चाहिए कि इबादत खाना जो है हाउस ऑफ वर्शिप बोलते हैं, और इसको अकबर ने 1575 में जो है सेटअप किया था। तो ये फतेहपुर सिकरी में था। तो देखिए यहाँ पर क्या करते थे, अलग अलग कौन सी जो स्पिरिचुअल जो लीडर्स होते थे या धार्मिक जो लीडर्स होते थे डिफरेंट रिलीजन्स के, उनको यहाँ पर ये डिस्कशन और टीचिंग के लिए जो है बुलाते थे। तो अकबर ये थियोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इसलिए इन्होंने इबादत खाना सेटअप किया था। और कहाँ पर सेटअप किया था, ये फतेहपुर सिकरी में। ये इंपॉर्टेंट है। इस साथ थोड़ा तो ये भी ध्यान रखना आपने, अकबर के द्वारा अपना एक अलग धर्म चलाया गया था, दीन इलाही, और जो इनके जो वजीर थे बीरबल, उनके द्वारा इस धर्म को जो अपनाया गया था, दीन इलाही को, तो बीच मीन्स डिवाइन फेथ। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए, इबादत खाना के बारे में और दीन इलाही के बारे में। अब सीधी सी बात है कि अकबर कन्वर्ट होने वाले तो थे नहीं, तो एक्यूबा और मोन्सेरेट जो है 1583 में वापस आ गए, और जो भी पोर्तुगीज की होप थी कि हमने अकबर को कन्वर्ट करना है क्रिश्चियन फेथ में, वो पूरी नहीं हुई है। फिर इसके बाद देखिए सेकंड मिशन जो है अकबर के द्वारा 1590 में जो है बुलाया गया पुर्तगालियों से, मतलब अपने भेजिए आप लर्न प्रिस्ट, और वो भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि अकबर ने दोबारा वो अकबर देखिए क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए तो थे नहीं, तो जो भी पुर्तगालियों के प्रयास थे, चाहे पहला था दूसरा तीसरा था, वो सारे सारे जो है असफल ही रहे। और थर्ड मिशन अगेन जो है इन्वाइटेड किया गया अकबर के द्वारा, ये 1595 में अराइव हुआ, और ये लाहौर में बुलाया गया था, जहाँ पर उस दौरान इस कोर्ट को लगाया गया, और एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में इस कोर्ट को जो चलाया गया। तो देखिए अकबर का जो इन्फ्लुएंस था सेक्युलर पॉलिटिक्स के ऊपर, वो भी यहाँ से ये एक्सटेंड करते थे इस तरह कोर्ट लगा के। थर्ड कोर्ट जो लाहौर में लगाया गया, तो फादर जो जीरोम जेवियर थे और इम्यूनल पिनहेरियो थे, ये लीडर थे इस मिशन के।
और इनके जो लेटर्स थे फ्रॉम द कोर्ट ये काफ़ी वाइडली नोन थे फॉर द इन्फॉर्मेशन दे प्रोवाइडेड ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द अकबर जी है, तो अकबर के इतिहास के बारे में इनके जो लेटर्स हैं ये भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन सीधी बात है कि जो इनका जो मकसद था कि हमने कन्वर्ट करना अकबर को, वो फेल हो गया। और लेकिन देखिए कुछ फेवर्स इन्होंने जो देखिए अकबर से ले लिए थे, जिसके तहत इनके द्वारा क्या किया था कि लाहौर में अपना जो है एक एलिगेंट और स्पेशियस चर्च जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पर जो है रिटेन किया गया था। और यहाँ पर इनके द्वारा प्रिस्ट के लिए रेजिडेंस बनाए गए थे। तो ऐसा था कि अकबर के द्वारा भी जो है पुर्तगालीज को कुछ फेवर्स दिए गए थे, उसमें एक फेवर ये भी था लाहौर में ये अब जो है चर्च बनाने में जो है सक्सेसफुल हो गए थे। अब देखिए जहांगीर का भी अकबर के जो बेटे थे प्रिंस सलीम, इनका जहांगीर बाद में जो इनका नाम जहांगीर पड़ा। तो जहांगीर का जो कंडक्ट था ये भी इस तरह का था कि जो जिसु जो प्रिस्ट जो थे, जो पुजारी जो होते थे ये चर्च के, ये होपफुल रहते थे कि हम जो है जहांगीर को जो है क्रिश्चियन फोल्ड में जो है कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो किसी भी मुगल एम्पर ने जो है क्रिश्चियन धर्म नहीं अपनाया था। तो वही बात है कि इनकी जो भी ये जो मतलब होप्स थी, उम्मीदें थी, सारी की सारी जो है बाद में असफल होगी। और बाद में क्या हुआ कि कुछ एक जो एरोगेंट जो एक्शन जो कि पोर्टुगीज वायसराय जो है करते थे, इससे बाद में जो एक रिफ्ट होता है आपका दरार, तो एक दरार जो है आपकी मुगल एम्पर और पुर्तगाली उसके बीच में बाद में आ गई थी। अब देखिए पोर्टुगीज ने किस तरह से जो है आपका फेवर जो है मुगल से जो है लूज़ किया। तो पोर्टुगीज लूज फेवर भी थी मुगल से। तो क्या हुआ कि 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंग्स अपनी शिप हेक्टर में जो है सूरत पहुंचे। तो सूरत आपके गुजरात में बंदरगाह। तो 1660 में देखना, 1660 में जहांगीर के दरबार में आपके कैप्टन विलियम हॉकिंग्स आए थे। और जिस शिप में ये आए थे इसका नाम हेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनके द्वारा जो अपने साथ जो है लेटर एक पत्र जो जेम्स वन थे किंग ऑफ इंग्लैंड, उनका लाया गया था मूल कोर्ट में ऑफ जहांगीर के। और इनके द्वारा जो है रिक्वेस्ट ये करी थी परमिशन टू बिजनेस इन इंडिया, यानी कि अब एंट्री किसकी हो रही है आपकी, इंग्लिश की यहाँ से जो एंट्री होना शुरू होती है। तो काफ़ी कोशिश करते हैं इंग्लिश भी आने की और बाद में इनकी भी एंट्री हो जाती है। तो शुरुआत यहाँ से हुई है कि 1660 में कैप्टन विलियम हॉकिंग्स आते हैं, इनकी शिप का नाम है हेक्टर, सूरत पहुँचते हैं। उसके बाद एक लेटर जो है जेम्स फर्स्ट जो थे किंग ऑफ इंग्लैंड, उनका जो मुगल कोर्ट जहांगीर में लेके जाते हैं और एक प्रार्थना करते हैं कि हमें आप जो है भारत में जो है भारत के साथ जो व्यापार करने की जो है परमिशन दीजिए, या भारत में जो है व्यापार करने की परमिशन दीजिए। अब सीधी बात है कि पुर्तगाल भारत में पहले से कौन से मौजूद थे आपके, पुर्तगाली मौजूद थे। तो अब कहीं ना कहीं जो है देखिए मिर्ची तो लगनी थी। तो फादर जो पिन हीरो है एंड द पोर्टुगीज अथॉरिटीज इनके द्वारा अपना बेस्ट किया गया कि हॉकिंग्स को जो है मूल कोर्ट तक नहीं पहुंचने देना है। लेकिन ये इसमें सक्सेस नहीं हुए, कैप्टन हॉकिंग्स वहाँ तक पहुँचे। और जहांगीर के द्वारा जो भी इनके द्वारा गिफ्ट्स लाए गए थे हॉकिंग्स के द्वारा ये जो एक्सेप्ट किए गए। और हॉकिंग्स को एक फेवरेबल रिसेप्शन जो है 1609 में जो है जहांगीर के द्वारा दी गई। और देखिए हॉकिंग्स की खास बात ये थी कि हॉकिंग्स जो है आपकी तुर्की लैंग्वेज को जो जानते थे। तो एम्पर के साथ कन्वर्सेशन करने में इनको किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं हुई। और इन विदाउट द एड ऑफ एन इंटरप्रेटर, यानी कि कोई भी इंटरप्रेटर मतलब भाषा को इंटरप्रेट करने वाले के बिना ही इनके द्वारा जो है राजा के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत की गई जहांगीर के साथ। तो जहांगीर जो हॉकिंग्स के से जो देखिए काफ़ी ज़्यादा आपके जो है खुश हुए। और जहांगीर के द्वारा इनको जो है अपॉइंटेड किया गया इनको अपने मनसबदार के रूप में, मनसबदार और 400 के इनको अपॉइंट किया गया और सैलरी 30,000 निर्धारित की गई। लेकिन जहांगीर ने जो हॉकिंग्स के द्वारा जो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब देखिए सीधी सी बात है कि जब ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ ग्रांट की गई इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को, तो इसे क्या हो गया आपके जो पोर्टुगीज जो कि पहले से मौजूद थे क्या हो गया आपके नाराज हो गए। तो बाद में देखिए कुछ नेगोशिएशन के बाद, कुछ वार्तालाप के बाद एक ट्रूस होता है कि कोई विराम संधि या जो इस चीज़ को अंत कर दे। तो देखिए ट्रूस एक स्टेब्लिश की गई नेगोशिएशन के बाद पोर्टुगीज और मुगल एम्पर के बीच में। अब देखिए पोर्टुगीज ने क्या करना शुरू कर दिया, पुर्तगाली ऐसे थे कि इनके द्वारा अब जो इंग्लिश शिप जो आती थी व्यापार इन्होंने करना शुरू कर दिया। इंग्लिश की जो भी शिप्स आती थी उनको ये रोक देते थे सूरत पोर्ट में आने से पहले। अब क्या हुआ कि जो इसमें क्या हुआ कि वेफर जो नाराज हॉकिंग्स थे इनके द्वारा मुगल कोर्ट को 1611 में जो है इस चीज़ से जो है देखिए हॉकिंग्स नाराज थे। तो 1611 में इनके द्वारा क्या कर दिया कि मुगल कोर्ट को लेफ्ट कर दिया। और देखिए अब सीधी बात है कि अनेबल टू काउंटर दी पोर्चुगीज इंटरफेरेंस और चेक दी वैसिलेटिंग मुगल पॉलिसीज, ये इसको करके ये जो है आपके हॉकिंग्स देखिए अब सीधी बात है कि एक तो ये पोर्चुगीज के जो हमले थे इनको नहीं रोक पा रहे थे, दूसरा मुगल पॉलिसीज को भी ये चेक नहीं कर पा रहे थे। तो हॉकिंस क्या काफ़ी ज़्यादा नाराज होते हैं, उनके द्वारा जो है मुगल कोर्ट को 1611 में परमानेंटली जो छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नवंबर 1612 में एक दूसरी शिप आई, इंग्लिश शिप ड्रैगन, और ये आई अंडर द कैप्टन बिस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, नवंबर 1612 में इंग्लिश शिप ड्रैगन आई अंडर द कैप्टन बिस्ट।
और इनके साथ साथ एक छोटी शिप भी थी, एक छोटा समुद्री जहाज भी था, ओसियंडर। इनके द्वारा सक्सेसफुली फोर्ट किए गए पोर्टुगीज फ्लीट को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी इतिहास में कि नवंबर 1612 में कैप्टन बेस्ट के अंडर जो शिप थी ड्रैगन और दूसरी एक छोटी शिप थी ओसियंडर, इनके द्वारा पोर्टुगीज फ्लीट के साथ जो है काफ़ी अच्छे से जो है लड़ा गया। तो अब देखिए इतने बढ़िया तरीके से ये लड़े और उस टाइम एक डोमिनेशन थी पोर्टुगीज नेवी की। तो जहांगीर इस बात को सुन के जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि जहांगीर के पास कोई भी ऐसी कोई नेवी नहीं थी। तो जहांगीर हु हैड नो नेवी वर्थ हिज नेम लर्न ऑफ द इंग्लिश सक्सेस एंड वाज ग्रेटली इंप्रेस्ड। तो जैसे उनको पता लगा कि इंग्लिश के द्वारा काफ़ी अच्छे से जो लड़ाई की गई पोर्टुगीज के साथ समुद्र में और काफ़ी इसमें ये सक्सेसफुल रहे, तो इनकी सक्सेस से जो है जहांगीर काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ आपके खुश हुए। अब इसके साथ देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पोर्टुगीज जो थे ये क्या करते थे, पायरेसी भी करते थे, यानी कि समुद्री डकैती को पायरेसी बोलते हैं। तो पोर्टुगीज के जो एक्स जो थे पायरेसी के समुद्री डकैती के, इससे क्या होगा कि बाद में कन्फ्लिक्ट जो है मुगल गवर्नमेंट के साथ जो है इनकी जो शुरू हो गई। और 1613 में क्या हुआ कि पोर्टुगीज के द्वारा जो है जहांगीर को जो है नाराज कर दिया गया, क्योंकि 1613 में देखिए इन्होंने हद पार कर दी और क्या कर दिया कि मुगल की जो शिप्स थी, मुगल रूलर्स के जो जहाज थे, उनको इन्होंने कैप्चर कर दिया और बहुत सारे मुस्लिम्स को जो है इन्होंने क्या कर दिया, बंदी बना लिया और जो कार्गो थे उनको जो है प्लंडर कर दिया, उनको जो है लूट दिया। अब सीधी सी बात है कि भारत के मेन बंदे, भारत के राजा की जब इन्होंने शिप्स लुटना इस तरह से शुरू कर दी या तो क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि जहांगीर जो उस दौरान जो है मुगल एम्परर थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा हुए इससे, और इनके द्वारा देखिए मुकरब खान को जो ऑर्डर दिया गया, जो कि उस दौरान सूरत के चार्ज में थे, कि आप जो है इनसे इस चीज़ का जो है कंपनसेशन लीजिए, इस चीज़ की भरपाई इनसे जो है कराइए। लेकिन क्या हुआ कि बाद में ड्यूरिंग द रिगेन ऑफ शाहजहां जो आपकी एडवांटेजेस जो इंजॉय करते थे पोर्टुगीज, यानी कि पुर्तगालियों को कुछ एक एडवांटेजेस मुगल कोर्ट में मिलती थी, वो सारी की सारी जो है शाहजहां के टेन्योर में क्या होगी, शाहजहां ने सारी की सारी वो क्या कर दी, खत्म कर दी। यानी कि जो भी कंसेशंस पुर्तगालीज को मिलती थी वो शाहजहां ने जो है खत्म कर दी। और जैसे ही ये जो है इनकी सारी की सारी जो इनको प्रिविलेजेस मिलती थी मुगल कोर्ट में, जो जैसे ही वो ख़त्म हुई, तो जो होप जो थी पोर्टुगीज की कि हमने रॉयल फैमिली को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना है, वो भी जो आपकी क्या होगी, ख़त्म हो गई। अब देखिए कैप्चर ऑफ हुगली, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पायरेसी का सेंटर माना जाता था हुगली को पोर्टुगीज के टाइम पे। तो देखिए एक इंपीरियल फरमान जो है पुर्तगाल की तरफ से जारी किया जाता है 1579 का, जिसके साथ पोर्टुगीज जो है सेटल डाउन होते हैं उन्होंने रिवर बैंक, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी सेटेगॉन इन बंगाल, ताकि कैरी आउट कर सकें अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। और ओवर दी ईयर्स इनके द्वारा क्या किया जाता है, अपनी यहाँ पर जो पोजीशन को जो स्ट्रेंथन किया जाता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देते हैं। तो क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये बना लेते हैं और कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करते हैं, तो माइग्रेशन जो होती है आपकी ट्रेड की, सेटगांव जो पोर्ट था वहाँ से जो है हुगली की तरफ जो है शुरू हो जाती है आपकी माइग्रेशन। तो ये मैं अब यहाँ जैसे लिए ये है आपका सेटगांव। तो सेटगांव से इन्होंने क्या कर दिया कि एक फरमान जो है जारी किया पुर्तगाल के द्वारा, तो हुगली में इनके द्वारा सेटलमेंट्स जो आपने शुरू की गई, कंस्ट्रक्शन में शुरू की गई, तो जो ट्रेड की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी माइग्रेशन आपकी हुगली की तरफ होगी उस दौरान। अब देखिए यहाँ से क्या किया गया इनके द्वारा, हुगली से इनके द्वारा मोनोपोलाइज कर दिया गया मैन्युफैक्चर ऑफ सोल्ट। तो जो भी नमक वगैरह बनाने का वहाँ पर जो है कारोबार था उसको मोनोपोलाइज कर लिया, इनकी कंप्लीटली अपने अधीन कर लिया। इसके साथ साथ इनके द्वारा एक अपना कस्टम हाउस भी बनाया गया और इनके द्वारा जो है देखिए काफ़ी हाई ड्यूटी जो है तंबाकू के ऊपर जो है लगाना शुरू कर दी गई। और तंबाकू देखिए एक आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन चुका था ट्रेड का सिंस इस इंट्रोडक्शन इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी में के शुरुआत में इसको इंट्रोड्यूस भी जो है पुर्तगालियों ने किया था। और देखिए जो पुर्तगाली थे इनके द्वारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है व्यापार करके ही जो है पैसा कमाया गया, इनके द्वारा जो है क्रूअल स्लेव ट्रेड की शुरुआत भी जो है यहाँ पर शुरू की गई थी। तो स्लेव ट्रेड क्या होता है, दास प्रथा, यानी कि किसी को बंदी बना लेना फिर उससे फ्री में कार्य करना या उसको बेच देना किसी को। तो ये क्या थी आपकी दास प्रथा थी। यानी कि दास प्रथा में क्या था कि मान लीजिए किसी को ये कैप्चर कर देंगे, उसको कैप्चर कर देंगे, फिर उसको किसी को बेच देंगे, पहले उससे खुद भी काम ले सकते हैं या उसको बेच देंगे, दास प्रथा थी। तो देखिए जो क्रूअल जो स्लेव ट्रेड था इसमें ये क्या करते थे, परचेजिंग और सीजिंग करते थे हिंदू एंड मुस्लिम चिल्ड्रन को, यानी कि हिंदू और मुस्लिम चिल्ड्रन को ये जो है परचेज करते थे और उनको बंदी बनाते थे, और इनको ये जो है क्रिश्चियंस के रूप में ब्रॉटअप करते थे, यानी कि उनको क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर देते थे और क्रिश्चियन धर्म के इसमें उनको जो ये क्या करते थे, बड़ा करते थे इनको। अब देखिए इन्होंने कुछ काम ऐसे किए हुए हैं। अब देखिए मुमताज़ महल के बारे में आप सबने सुना है। मुमताज़ महल कौन थी आपकी, मुमताज़ महल जो आपकी शाहजहाँ की क्या थी, बेगम थी, ठीक है, जिसकी याद में इन्होंने ताजमहल बनाया हुआ है। तो अपनी देखिए इस तरह की घिनौनी एक्टिविटीज़ जो स्लेव ट्रेड जो इन्होंने शुरू किया पोर्टुगीज़ ने, इसके तहत इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो दो जो स्लेव जो गर्ल थी, यानी कि अब जो राजा रजवाड़े होते थे इनके भी जो दास होते थे,
तो जो मुमताज महल की जो 2 दासियां थी उनको ही कैप्चर कर लिया इन्होंने। अब देखिए अब ये सब कुछ जो इन्होंने किया ना, अब शाहजहाँ को तो बोलेगा मतलब इन सब चीज़ों से मिर्ची लगनी थी, भी मुमताज महल की दासियों को उठा के ले गए हैं। तो क्या हुआ कि मुगल्स ने क्या किया कि 24 जून 1632 को जो है हुगली को जो है सीज करना शुरू कर दिया, ठीक है। और लगभग 3 महीनों में जो है उन्होंने हुगली को जो इनसे सीज कर दिया। और देखिए क्या हुआ कि इन सब चीज़ों के लिए शाहजहाँ ने जो है बंगाल के जो गवर्नर है कासिम खान उनको ऑर्डर किया था। और जैसे ही हुगली को सीज किया तो फाइनली क्या हुआ कि पुर्तगालियों को वहाँ से क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। अब ऐसा नहीं है कि हुगली को कैप्चर किया तो मुगल्स को कोई लॉस नहीं हुआ, मुगल्स को भी लगभग 1000 इनके बंदे लगे उसमें, 1000 जो मुगल्स के जो सिपाही और शहीद हुए। लेकिन इनके द्वारा जो 400 को जो है प्रिजनर बना के जो है आगरा ले जाया गया, ठीक है। और ये जो प्रिजनर्स थे, जो बंदी जो थे, इनको देखिए ऑप्शन दे दिए गए कि आप जो है, ऑफर किया गया ऑप्शन कि आप जो इस्लाम धर्म को ज्वाइन कर लीजिए या आप दास बन जाइए, ठीक है। तो अब मुगल्स ने क्या कर दी, परसिक्यूशन यानी कि जो उत्पीड़न है क्रिश्चियंस का, अब क्रिश्चियंस के ऊपर भी इन्होंने क्या कर दिया, उत्पीड़न, क्रिश्चियनों का भी जो इन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया था, उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। और ये देखिए कुछ टाइम तक रहा, उसके बाद ये धीरे धीरे ये जो है आपका ख़त्म भी हो गया। अब देखिए भारत में पुर्तगालियों के पतन के क्या क्या कांड रहे, ये भी हम थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो 18वीं शताब्दी तक देखिए पुर्तगालीज का जो पोर्तुगीज के द्वारा जो है भारत में जो है अपना कमर्शियल जो इन्फ्लुएंस था उसको लूज कर दिया गया, ठीक है। कुछ एक जो है इंडिविजुअल पेस्ट में ट्रेड करते रहे और कुछ एक पायरेसी करते रहे, वही बात आ गई समुद्र डकैती, और कुछ एक लुटेरों का काम भी करते रहे। और इनफैक्ट देखिए हुगली जो यूज होता था बाई सम पोर्तुगीज एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में पायरेसी करने के लिए सेंट्रल के रूप में इसको जो है यूज़ करते थे। और देखिए जो डिक्लाइन जो रहा पोर्तुगीज का, इसके देखिए काफ़ी ज़्यादा सेवरल जो फैक्टर्स हैं। जो लोकल जो एडवर्टाइज जो गेन की गई थी पोर्तुगीज इन इंडिया, ये रिड्यूस होगी विद एमरजेंस ऑफ पावर डायनेस्टीज इन इजिप्ट। तो इजिप्ट में और पर्शिया में, नॉर्थ इंडिया में कुछ पावर डायनेस्टीज जो इमर्ज हुई, उसमें देखिए भारत की अगर हम बात करें तो मराठास जो है आपके इमर्ज हुए, जिनके द्वारा सेल्स्टे जो था इनका इंपॉर्टेंट सेंटर और बेसिन जो था 1739 में पोर्तुगीज के द्वारा जो कैप्चर कर लिया गया। तो भारत में जो मराठास की जो इमरजेंस थी, ये भी पोर्तुगीज के डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा कारण बनी। इसके साथ साथ देखिए तो इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी, यानी कि मुस्लिम्स के प्रति ये इंटॉलरेंट थे। तो अब मुगल्स भी क्या थे, आपके मुस्लिम्स ही थे, बहुत सारे इंडियन रूलर्स भी मुस्लिम थे। इसके साथ साथ हिंदूज़ के प्रति भी बाद में इंटॉलरेंट हो गए थे। तो ये भी एक कारण बना इनके पतन का। और एक बहुत बड़ा कारण बना इनका इनकी डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो ये बेईमान जो ट्रेड प्रैक्टिसेस को करते थे, तो इससे क्या हुआ कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इसके बदले इनको देखने को मिला। और दूसरा एक ये है कि पोर्तुगीज़ को जो है इनको सी पायरेट्स समुद्री डकैतों के रूप में भी जो जाना जाता है। तो इनकी जो एरोगेंस जो थी, जो इनका घमंड था, और जो इनके जो वायलेंस थी, जो ये वायलेंस करते थे, जो हिंसा करते थे समुद्र में, इससे क्या हुआ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सारे जो स्मॉल जो स्टेट्स के जो रूलर हैं, जो राजा रजवाड़े थे हमारे लोकल, इनको अपना शत्रु बना लिया था। एज वेल एज जो माइटी जो मुगल्स थे, इंपीरियल जो मुगल थे, उनको भी इन्होंने जो अपना शत्रु बना दिया था। तो ये सारे के सारे कारण जो इनके डिक्लाइन के जो कारण बने। और एक बहुत बड़ा कारण ये बना कि बाद में क्या हो गया थी, डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील हो गई थी। इससे क्या हुआ कि पोर्तुगीज़ की जो कॉलोनाइजिंग एक्टिविटीज़ है ये जो है आपकी वेस्ट की तरफ ही गई। ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिला तो थी कि ईस्ट में पोर्तुगीज़ ने करना है, लेकिन ब्राज़ील में जब इन्होंने देखा कि इंपॉर्टेंट सेंटर है तो वहाँ पे चले गए। और आइबेरियन यूनियन हुई थी एक आपकी 1581 में, इसमें पुर्तगाल और स्पेन एक हो गए थे। और एक होने का इसका मेन कारण ये था कि स्पेन जो है उस दौरान स्पेन का जो है इंग्लैंड के साथ जो वार कर रहा था, इंग्लैंड और होलैंड के साथ। तो इंग्लैंड और होलैंड के साथ जो है वार चला हुआ था स्पेन का। तो पोर्तुगीज़ इनके साथ हो गए, और इससे क्या हुआ कि जो पोर्तुगीज़ की जो मौलूबाती ट्रेड इन इंडिया, ये काफ़ी ज़्यादा जो अफेक्टेड हुई। तो ये आपका आइबेरियन पेनिनसुला, ये है पोर्तुगल, पोर्तुगल कैपिटल लिस्बन, और ये है स्पेन, आपका स्पेन कैपिटल मैड्रिड। और ये है आपका फ्रांस, फ्रांस और स्पेन के बीच में कंट्री कैंडोरा। तो ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ पर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ओके, तो ये आपने थोड़ा ध्यान में रखना कि यहाँ पर एल्बोर्न आइलैंड्स में है। तो इस पूरे के पूरे पेनिनसुला को हम आइबेरियन पेनिनसुला बोल देते हैं। तो इस पेनिनसुला का थोड़ा ध्यान रखना। और इस तरह से देखिए क्या था कि जो नॉलेज था इनको, कि पहले देखिए इनकी मोनोपोली थी कि सी रूट के बारे में सिर्फ इनको ही पता था, लेकिन कोई भी चीज़ आप ज़्यादा टाइम तक छुपा नहीं सकते हैं। बाद में डच और ये सेक्टर तो रहा नहीं, बाद में क्या हुआ कि डच और इंग्लिश को भी इनके बारे में पता चला गया। और बाद में लर्निंग स्किल इनके द्वारा भी सी वॉयजेस की जो या ओशन नेविगेशन की जो स्किल जो लर्न कर ली गई। और जो न्यूज और ट्रेनिंग कम्युनिटीज़, जो व्यापारी जो कम्युनिटीज़ थी यूरोप की, वो भी भारत की तरफ जो आना शुरू हो गई। और काफ़ी ज़्यादा फिर राइवलरी जो है, दुश्मनी जो है इन सब के बीच में जो है उभरने लगी। और इस सब स्ट्रगल के बीच में पोर्तुगीज़ को जो है
जो मोर जो पावरफुल जो और एंटरिंग जो कम्पिटिटर्स थे उनके आगे जो गिव अप करना पड़ा। और डच और इंग्लिश जो थे इनके पास ग्रेट रिसोर्सेज थे और मोर कंपल्शन थी कि ये एक्सपेंड करे ओवरसीज़ में और इनको ओवरकम करे पोर्टुगीज रेजिस्टेंस को। वन बाई वन क्या हुआ कि पोर्टुगीज की जो पोजेशन थी भारत में वो सारी सारी जो है इनके ओपोनेंट्स को जो है फेल होगी और उनके अधीन चलेगी। और देखिए गोवा जो कि लास्ट तक पोर्टुगीज के पास ही रहा, तो इसने अपनी इंपॉर्टेंस जो है सी पोर्ट के रूप में जो है अपनी इंपॉर्टेंस जो है खो दी। क्योंकि क्या हुआ कि बाद में विजयनगरम पारा आपका जो है फॉल हो गया और बाद में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता था कि गोवा को कौन पोजेस कर रहा है। तो भारतीय रूलर्स के लिए इतना ज़्यादा मैटर अभी नहीं रहा कि गोवा को कौन रूल कर रहा है, क्योंकि काफ़ी और ज़्यादा ट्रेडिंग सेंटर या पोर्ट्स आपके उस तरह उभर गए। और जो स्पाइस जो ट्रेड था, मसालों का ट्रेड जो इनके अंदर था, ये बाद में डच के अंदर चला गया और गोवा को सुपरसीड कर दिया ब्राज़ील ने। ब्राज़ील की तरफ जो है पुर्तगालियों का ध्यान चला गया क्योंकि ये नया इकोनॉमिक सेंटर जो है ओवरसीज़ जो है पोर्टुगीज का जो उभरा। और 1683 में 2 नोबल बैटल्स के बाद जो मराठास ने जो है गोवा के ऊपर भी जो है क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया था। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या क्या है, क्या क्या महत्वपूर्ण है आपके पुर्तगालियों का। पुर्तगाली जो भारत में आया तो इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए पहली सिग्निफिकेंस आप बोल सकते हैं कि एमरजेंस ऑफ नोबल पावर। तो नोबल पावर की जो एमरजेंस है, भारतीय रूलरों को पहली बार जो है आपके पुर्तगाली को देख के लगा कि एक हमारी भी जो है एक स्ट्रॉन्ग जो है नेवी होनी चाहिए। देखिए पहले रूलर हमारे चोलास थे, इनके पास जो है स्ट्रॉन्ग नेवी थी, लेकिन उसके बाद कोई भी भारतीय रूलर ऐसा नहीं रहा जिसने नेवीज़ के ऊपर जो है अच्छा वर्क किया। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई फॉरेन पावर ऐसी भारत में आई जो कि समुद्र के रास्ते से आई और जिसकी जो एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी। और पोर्टुगीज़ के जो जहाज जो होते थे उनमें तोपें लगी होती थी और यही एक मेन स्टेप था कि अब जब तोपें लगी हुई हैं, जब तोपों से ये वार करेंगे तो सामने वाला बंदा नहीं टिक पाएगा, ये तो दिखती बात है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि मोनोपोली ऑफ द ट्रेड जो है इस्टेब्लिश की और ट्रेड जो डर के सहारे से जो है या फोर्स के सहारे से इन्होंने अपने ट्रेड को सेटअप किया था। और देखिए पोर्टुगीज ने डिक्लेयर ये भी कर दिया था कि हमारे इरादे हैं कि हम किसी भी रूल्स या किसी भी कानून से बंधे नहीं होंगे और हम सिर्फ और सिर्फ जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है कार्य करेंगे इंडियन ओशन और इंडियन ओशन ट्रेडिंग सिस्टम में। यानी कि हमने जो मोनोपोलाइज करने की इन्होंने पूरी कोशिश की इंडियन ओशन ट्रेडिंग सिस्टम को, जो हिंद महासागर से व्यापार होता है उसको मोनोपोलाइज करने की इन्होंने कोशिश की थी। और देखिए मुगल्स को जो है इनके द्वारा सिखाया गया किस तरह से हमने गन्स का यूज़ करना है, या आर्टिलरी भी इनके द्वारा ही जो मूल कोर्स में इंट्रोड्यूस की गई। और एक जो इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री जो कंट्रीब्यूशन है पोर्टुगीज की, ये है आपकी ऑन शोर सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री। जो ड्रिलिंग जो होती है, ड्रिलिंग ग्रुप्स होते हैं इन्फेंट्री के, ये भी इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे और इनके द्वारा ये स्पेनिश मॉडल के ऊपर जो भारत में जो इंट्रोड्यूस किए गए थे ताकि ये डच प्रेशर को जो है काउंटर कर सके। और देखिए पोर्टुगीज देखिए मास्टर थे आपके इम्प्रूव टेक्निक्स एट सी। तो समुद्र में इनके पास काफ़ी ऐसी टेक्निक्स होती थी। मल्टी डेक्ड इनकी शिप्स होती थी, ऐसा नहीं है कि एक डेक्ड होते थे, मल्टी डेक्स इनकी शिप में होते थे, ठीक है। और ये काफ़ी हैविली कंस्ट्रक्टेड बड़े बड़ी समुद्री जहाज उस दौरान इनके होते थे जो कि अटलांटिक जैसे एरिया में इजीली राइड अप कर सकते थे। और इसके साथ साथ देखिए मानसून वगैरह को भी रेगुलर मानसून वगैरह का भी ये सही ढंग से ये स्टडी करते थे। और इसके साथ मैप वगैरह भी ये स्टडी करते थे। मैपिंग जो सिस्टम था ये भी इनका जो काफ़ी एडवांस था। तो जो भी आपके फ्रेंच या डच या इंग्लिश थे इनके द्वारा इनसे जो है स्किल्स जो है नेविगेशन की जो है सीखी गई। तो देखिए भारत की अगर हम बात करें तो मेमोरी जो थी रिलीजियस परसिक्यूशन की एंड क्रुएलिटी की, देखिए तो जो उत्पीड़न ये मुस्लिम्स का या हिंदूज का करते थे पोर्टुगीज, ये आज भी हमारे इतिहास के पन्नों में जो है याद है। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है इनकी कल्चर फील्ड में। और देखिए क्रिश्चियन धर्म को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फैलाया और चर्च वगैरह इनके द्वारा जो भारत में इस्टेब्लिश किए गए। इसके साथ साथ ये पेंटर, कार्बर, स्कल्प्टर भी थे और म्यूज़िक भी इसमें भी जो इनका म्यूज़िक के भी इंटरप्रेटर थे, तो म्यूज़िक के फील्ड में भी इनका जो है योगदान है। और यूरोपियन आर्ट को भारत में लाने में भी जो है इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। और देखिए आर्ट जो था सिल्वर स्मिथ और गोल्ड स्मिथ का, यानी कि जो चांदी के आपके जेवर बनाने का या सोने के जेवर बनाने का, ये भी गोवा में फ्लोरिश हुआ। और ये देखिए काफ़ी अच्छी जो है ये ज्वेलरी जो आपकी बनाते थे। इसके साथ साथ जो है जो इंटीरियर देखते जो चर्च के जो इंटीरियर जो होते थे इसमें काफ़ी प्लेंटी ऑफ वुड वर्क्स जो है यूज़ किया जाता था, स्कल्पचर वगैरह बनाए जाते थे इसमें। और पेंटिंग सीलिंग्स भी होती थी, पेंटेड अच्छी पेंटेड सीलिंग भी होती थी। तो यानी कि आर्किटेक्चर जो प्लान था इनका काफ़ी अच्छा था, ये भी इनके द्वारा यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके साथ हम ध्यान रखना कि कैश्यू नट्स और जो आपका तंबाकू है ये भी इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और कुछ एक देखिए डेट्स हैं कि 1498 में अराइवल हुआ वास्को डी गामा का एट कैलिकट, 3 ये शिप्स लेके आए। और जैमुरुन जो है कैलिकट के जो रूलर थे। 1503 में इनके द्वारा क्या हुआ कि फर्स्ट पोर्तुगीज फोर्ट इन्होंने कोचिन में सेटअप किया था, ये भी हम ध्यान रखना। 1505 में क्या हुआ, सेकंड पोर्तुगीज फोर्ट जो है कैनोर में सेटअप किया था इन्होंने। 1509 में जो है कंबाइंड जो फ्लीट थी गुजरात, इजिप्ट और जैमुरिन की, इन्होंने जो है पोर्तुगीज गवर्नर फ्रांसिस कोलमेडी इनको हराया था। 1510 में एयरफोर्स और ने क्या किया कि जो पोर्तुगीज गवर्नर थे इन्होंने कैप्चर किया गोवा फ्रॉम बीजापुर।
1520 में डिक्लेरेशन ऑफ गोवा हुआ एज अ पोर्टुगीज कैपिटल। फिर 1535 में सब्जुएशन ऑफ दीव इन्होंने किया। फिर 1559 में पोर्टुगीज कैप्चर दमन। और 1596 में ऑस्ट ऑफ द पोर्टुगीज बाय द डच फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। 1612 में लॉस ऑफ सूरत टू दिस इंग्लिश। 1612 में सूरत को लॉस्ट कर दिया इन्होंने इंग्लिश को। और 1663 में जो है डच विन ऑल पोर्टुगीज फोर्ट्स ऑन दी मालाबार कोस्ट। तो 1663 में जो है मालाबार कोस्ट में जो भी ये पोर्टुगीज के फोर्ट थे इनको आपके डच ने जीत लिया और पोर्टुगीज को जो है यहाँ से खदेड़ दिया। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। तो अगली वीडियो में हम जो है पार्ट 3 जो है इसका डिस्कस करेंगे। एडवेंट ऑफ द यूरोपियन डच से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे और इंग्लिश कंपनी से। आप हमारे चैनल को इस तरह से लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।